हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जिसके अंदर सेक्शन 3 टू सेक्शन 11। सेक्शन 3 बात करता है कि कोई भी सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा है, अपील प्रेफर की जा रही है या एप्लीकेशन फाइल करी जा रही है कोर्ट के अंदर आफ्टर द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड, जो भी लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है उसके बाद कोई भी सूट, अपील एंड एप्लीकेशन अगर कोर्ट में फाइल की जा रही है तो वो डिसमिस कर दी जाएगी। शैल बी डिसमिस है, मतलब ये जनरल रूल है, बट इसके एक्सेप्शन है कुछ प्रोविजंस जो कंटेन है सेक्शन 4 टू सेक्शन 24 के अंदर। और इसके अंदर ये भी बताया हुआ है कि लिमिटेशन पीरियड में सिर्फ जुडिशियल रेमेडी बार की गई है, डिफेंस बार नहीं किया गया। सेक्शन 3 के अंदर ही अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि सूट कब इंस्टीट्यूट माना जाएगा। तो अगर वो ऑर्डिनरी सूट है तो प्लेंट जब प्रॉपर ऑफिसर के सामने प्रेजेंट की जाएगी तब वो इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। अगर वो प्रॉपर सूट है तो जैसे ही उस पर्सन ने एप्लीकेशन फाइल करी फॉर लीव टू स्यू एज अ पॉपर, कि मुझे ग्रांट कर दिया जाए या परमिशन दे दी जाए एज अ पॉपर सूट फाइल करने की, तो तभी से। और अगर कोई सूट कंपनी के अगेंस्ट है और वो वाउंड अप हो रही है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर को क्लेमेंट जब अपने क्लेम्स की स्टेटमेंट दे देगा उसके बाद से वो इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। लास्ट, अगर वो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम है तो उसको भी एक सेपरेट सूट की तरह ट्रीट किया जाएगा। और जैसे ही सेट ऑफ आपने प्लीड किया या काउंटर क्लेम आपने किया कोर्ट के अंदर, तभी से वो इंस्टीट्यूट माना जाएगा। लास्ट आता है कि अगर हाई कोर्ट ने नोटिस ऑफ मोशन दिया है तो तब से आपका सूट इंस्टीट्यूट माना जाएगा, जब से वो आपने एप्लीकेशन लगाई है किसी भी प्रॉपर कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 बात करता है कि अगर जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सपायरी कब हो रहा है, जिस दिन कोर्ट बंद है, तो आपको ये राइट मिल रहा है कि उसके नेक्स्ट डे जब भी कोर्ट रीओपन होगा आप उस दिन सूट, अपील और एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो आपको एक दिन एक तरीके से एक्स्ट्रा मिल रहा है। बट इसके एक्सप्लेनेशन में ये है कि जो कोर्ट क्लोज है उसका मतलब क्या है, मतलब ये है कोर्ट अपने नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स है उसमें क्लोज है अगर, तो ही आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर कोई हॉलीडे ही है कोर्ट की तो उसको छोड़ के आप उसके नेक्स्ट डे जा रहे हैं कोर्ट के अंदर तो आपको एक एक्स्ट्रा दिन नहीं मिलेगा। और ये सेक्शन 4 जो है ये 2 मैगजिम पर बेस्ड है कि लेक्स नॉन कॉगिट एड इम्पॉसिबिलिया, कि लॉ जो है वो आपको कोई इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए कंपेल नहीं करता। लॉ डज नॉट कंपेल यू टू डू व्हाट इज़ इम्पॉसिबल टू डू। एंड सेकेंड है एक्टस क्यूरे नेमोनम ग्रेबिट, कि एक्ट ऑफ कोर्ट शेल नॉट प्रिजुडाइस एनीवन, कि एक्ट जो भी कोर्ट का काम है वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता। नेक्स्ट है सेक्शन 5 कि कुछ केसेस के अंदर एक्सटेंशन ऑफ पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है। इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस के अंदर बताया गया है कि अगर आप लिमिटेशन पीरियड के बाद में भी कोर्ट में आते हैं, बट ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, अपील, एनी अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21, मतलब या तो ये अपील पर अप्लाई होगा या फिर कोई भी एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। बट ये सूट्स पर अप्लाई नहीं होगा। सूट्स को आपको लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर ही फाइल करना होगा, अगर आपने नहीं किया तो आप नहीं कर सकते। बट अपील एंड अदर एप्लीकेशंस अदर देन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के अंदर अगर आप टाइम पीरियड के अंदर अंदर नहीं आ पाए और अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई करा पाते हैं कि आप टाइम पीरियड के अंदर इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि आपके पास कोई सफिशिएंट रीज़न था, तो इस केस के अंदर कोर्ट आपको अलाउ कर देगी। और ये टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने का जो राइट है या पावर है ये पूरी कोर्ट के पास है। डिस्क्रिशनरी पावर उनकी है कि अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो ही अलाउ किया जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन में है कि अगर कोई भी हाई कोर्ट की जजमेंट, प्रैक्टिस या कोई भी ऑर्डर से अगर एप्लीकेंट जो है वो मिसलीड हो गया कैलकुलेट करने में कि उसके पास कितना लिमिटेशन पीरियड है, तो ये एक सफिशिएंट कॉज कहलाया जाएगा। तो एक तरीके से गुड फेथ में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो वो एक सफिशिएंट कॉज कहलाया जाएगा और आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा।
नेक्स्ट है सेक्शन 6। उसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि अगर कोई भी पर्सन लीगल डिसेबिलिटी से सफ़र हो रहा है तो क्या होगा। तो जैसे ही लीगल डिसेबिलिटी से सफ़र हो रहा है तो इस सेक्शन 6 के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि कब लीगल डिसेबिलिटी है उसको, उस पर्सन को। तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से पहले उसको लीगल डिसेबिलिटी होनी चाहिए, या फिर उस टाइम पर ही जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है तभी से, या उससे पहले से वो डिसेबल है, या तो माइनर है, या इंसेन है, या इडियट है। अगर वो तब उससे पहले से, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से पहले से ही डिसेबल है, तो जब कब उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, जब उसकी डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी। और अगर वो पर्सन 2 डिसेबिलिटीज से सफ़र कर रहा है तो जब दोनों डिसेबिलिटी सीज हो जाएंगी तब से उसका टाइम स्टार्ट होगा। थर्ड के अंदर है, अगर डिसेबिलिटी उसकी डेथ तक कंटिन्यू रही तो कब लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। अगर उसकी डिसेबिलिटी उसकी डेथ तक कंटिन्यू रही तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, उनको राइट मिल जाएगा, बट विद इन द सेम लिमिटेशन पीरियड जो उनको मिलता है, और आफ्टर द डेथ ही उन जो लिमिटेशन पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना टाइम उस पर्सन को मिल रहा था उतना ही टाइम लिमिटेशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। फोर्थ के अंदर है, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी डिसेबल है, या उसको भी वो भी माइनर है, या इंसेन हो गया है, एक्सीडेंट से कुछ भी हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, फिर वापस से क्लॉज 1 और क्लॉज 2 अप्लाई हो जाएगा सेक्शन 6 का। उसको भी फिर यही राइट मिल जाएगा कि वो एक्सटेंशन के बाद आ सकता है, कि थोड़े टाइम पीरियड के बाद जब उसकी डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी। क्लॉज 5 है कि जब एप्लीकेंट या जो पर्सन डिसेबल है उसकी डेथ हो रही है डिसेबिलिटी सीज होने के बाद, तो उसका लिमिटेशन पीरियड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट विद इन द लिमिटेशन पीरियड भी ख़त्म नहीं हुआ, बचा है, स्टार्ट ही हो चुका है बस, बट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो जितना टाइम पीरियड उस पर्सन के पास था उतना ही टाइम पीरियड उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी मिलेगा, और कुछ भी एडिशन नहीं होगा टाइम के अंदर, कुछ भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही माना जाएगा जैसे वो पर्सन मरा नहीं है और वो ही खुद केस फाइल करता है जिस लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर, उसी में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी करना पड़ेगा। सेक्शन 7 बात करता है कि डिसेबिलिटी, अगर बहुत सारे लोग हैं, सेवरल पर्सन्स हैं, और सेवरल पर्सन्स का राइट है कि वो जॉइंटली एंटाइटल हैं सूट फाइल करने के लिए, वो अलग अलग नहीं कर सकते, सेपरेटली नहीं कर सकते। तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर कोई एक पर्सन डिसेबल है तो क्या लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा या नहीं होगा, और कब होगा। तो अगर सेवरल पर्सन में से एक पर्सन डिसेबल है और अगर उनको सूट और एप्लीकेशन फाइल करनी है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, तो ये अदर एप्लीकेशंस पे अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री पर ही अप्लाई होगा। तो उस केस के अंदर अगर जितने भी मेंबर्स हैं वो जो भी डिसेबल पर्सन है उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, या कोर्ट उस पर्सन को जो डिसेबल है उसको डिस्चार्ज कर सकती है कि आपके बिना भी प्रोसीडिंग हो सकती हैं, तो आप रहने दो, विदाउट जितने भी अदर मेंबर्स हैं उनके राइट्स को अफेक्ट किए बिना। अगर उस पर्सन का जो डिसेबल है उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है तो टाइम नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा बाकी सबके अगेंस्ट। बट अगर जो डिसेबल पर्सन है उसको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो टाइम चलेगा नहीं, टाइम स्टॉप हो जाएगा। कब तक, अब ये इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, टाइम तब तक रुका रहेगा जब तक उसकी डिसेबिलिटी नहीं सीज हो जाती। सेकंड ये है कि जब तक कोई भी एक अदर पर्सन केपेबल नहीं हो जाता उस डिसेबल पर्सन को डिस्चार्ज करने के, कि अगर सपोज़ वो मेजर हो गया या उसके पास ऐसी पावर आ गई कि वो डिस्चार्ज कर सकता है, तो उस केस के अंदर जैसे हिंदू जॉइंट फैमिली का जो कर्ता होता है उसके पास ये राइट है कि वो अदर फैमिली मेम्बर्स को डिस्चार्ज कर सकता है एंड प्रोसीजर जो है वो इनिशिएट करा सकता है, उसके पास ये पावर है। और अगर ये नहीं करता वो एक्सरसाइज तो उसका लिमिटेशन पीरियड ख़त्म माना जाएगा, क्योंकि उसके पास ये पावर थी और लिमिटेशन पीरियड जब से वो केपेबल हुआ तभी से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है सेक्शन 8, स्पेशल एक्सेप्शंस। सेक्शन 6 और सेक्शन 7 का जो भी बेनिफिट है वो कहाँ पे आप नहीं अवेल कर सकते। जो भी सूट आप प्रियम्पशन राइट्स को एनफोर्स करने के लिए फाइल करते हो उसके अंदर सेक्शन 6 और 7 अप्लाई नहीं होगा, कि अगर कोई भी पर्सन डिसेबल है तो जो भी नेबर आपका
कोई भी हाउस अगर अपना बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो डिसेबिलिटी सीज होने के बाद अगर आप कोर्ट में आते हो और कहते हो कि मेरा प्रीएम्पशन का राइट मुझे एनफोर्स कराना है, तो आप नहीं करा सकते। सेक्शन 9 बात करता है कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, कि अगर एक बार टाइम स्टार्ट हो जाता है चलने में, तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता। कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी हो गई आपको, या कोई भी इनएबिलिटी हो गई कि आप कोर्ट में नहीं आ पा रहे सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए या एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, तो वो नहीं कर सकते। वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन, नो वन कैन स्टॉप इट। अब इसका भी एक एक्सेप्शन है, बट अगर क्रेडिटर की प्रॉपर्टी डेटर को दे दी जाए एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, कि आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन की तरह संभालिए, तो जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा क्रेडिटर की प्रॉपर्टी का, जब तक डेटर क्रेडिटर की प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, तब तक लिमिटेशन पीरियड सस्पेंड हो जाएगा। जब तक वो एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू रहेगा तब तक। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म हुआ, वापस से लिमिटेशन पीरियड रिज्यूम हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंदर ये बताया गया है कि जब भी कोई भी सूट है वो अगेंस्ट ट्रस्ट के अगेंस्ट है, जैसे कोई भी पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में उसने वेस्ट कर रखी है, वो भी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, या फिर वो प्रॉपर्टी जो ट्रस्ट में दी गई है उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई केस है, तो उसके लिए कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ लिमिटेशन पीरियड, क्योंकि एट द एंड जो भी ट्रस्ट बनी है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनी है। कोई भी स्पेसिफिक पर्पस है, सपोज ऑर्फनेज के लिए बनी है या ओल्ड एज के लिए बनी है, एजुकेशन के लिए बनी है बच्चों के, तो जो भी अग्रीव पार्टी होंगे या सफरर होंगी वो सोसाइटी होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोविज़न बनाया गया है। लास्ट है सेक्शन 11। ये बात करता है कि वो सूट्स जो इंडिया में हो रहे हैं किन के ऊपर, ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि आउटसाइड इंडिया बनाए गए हैं, एग्जीक्यूट किए गए, एंटर्ड किए गए हैं। अब उन सूट के अगेंस्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट आप इंडिया में सूट फाइल कर सकते हैं, वहाँ पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। प्लस अगर आप ये डिफेंस लेते हैं कि जिस स्टेट में ये कॉन्ट्रैक्ट बना था, जिस कंट्री में ये कॉन्ट्रैक्ट बना था, उस कंट्री में लिमिटेशन पीरियड बार हो चुका है और अब आप इंडिया में सूट फाइल नहीं कर सकते, तो ये डिफेंस अप्लाई नहीं कर सकते आप, अनलेस 2 एक्सेप्शन है इस भी रूल के, कि अगर वो फॉरेन कंट्री के लिमिटेशन एक्ट के अंदर ही ऐसा रूल दिया हुआ है कि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के तुरंत बाद ही कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा, तो उस केस में आप इंडिया में सूट फाइल नहीं कर सकते। सेकंड, अगर पार्टीज़ जो हैं उसी फॉरेन कंट्री में, जिस कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट को एंटर किए थे वो लोग, वहीं पे बहुत लंबे समय तक वो रहे हैं, उसके बाद वो इंडिया में आके सूट फाइल करते हैं, तो इस केस के अंदर भी वो इंडिया में सूट फाइल नहीं कर सकते। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।